नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा किया जा चुका है। 20 नवंबर को वहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। एक तरफ महायुति है, वहीं दूसरी तरफ महाअघाड़ी है। इन दोनों के बीच कड़ी की टक्कर है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है वहां पर इस बार खुल करके मैदान में गेम खेल रही है, और वहीं दूसरी तरफ कहा जाए तो ये भी खबर सामने आ रही है कि वहां पर जो ठाकरे परिवार है वो बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। ठाकरे परिवार का तात्पर्य यहां पे आप समझ गए होंगे, मैं यहां पे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बात कर रहा हूं, यानी कि शिवसेना उद्धव और मनसे, जो कि दोनों भाइयों की पार्टी है। लेकिन अब ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में दोनों भाइयों ने बीजेपी को हराने के लिए हाथ मिला लिया है। भले ही वो सार्वजनिक तौर पर चीजें नहीं दिख रही हो, लेकिन अंदर खाने उनकी बातचीत चल रही है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। क्योंकि ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है। तो ये तमाम मुद्दे हैं और इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीन जी हैं। अमीन जी, जो कुछ भी मैंने कहा और जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के जिस तरीके की बातें चल रही हैं और अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, वो ये है कि अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीजेपी को हराने के लिए दोनों भाइयों ने हाथ मिला लिया है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सही कहा आपने। जो ओपनिंग आपने कही है वो भी सही बात है, लेकिन जो इसका राजनीतिक जो मूल जड़ है वो कुछ दूसरा है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो है क्या कहते हैं कि इनकी जो है अमित शाह से दिल्ली में बात हुई थी, राज ठाकरे की बात हुई थी, और बाकी सारी चीज़ें स्मूथली सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन बीजेपी जो है हर एक चीज को तौल के जो है काम करती है। कहने का मतलब ये है कि नफा नुकसान कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो उन चीजों को बिना तय किए हुए जो है वो आगे नहीं बढ़ती। उसे लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जो राज ठाकरे बस एक नाम सा रह गया है, इनका कोई हलचल नहीं है, ये चीज नहीं है, तो ये हमारे लिए बेकार है। इसके साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि लोकसभा चुनाव में जो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी वालों ने लोकसभा में जो प्रदर्शन किया है उससे वो डरी हुई है। तो उस हिसाब से जो है और जिस हिसाब से वो सोच रही थी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है शरद पवार शिंदे गुट शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी जो है अजीत पवार गुट जो है लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और वोट काट के लाएंगे, लेकिन वो लेके नहीं आ पाए। अब ये है कि उनके साथ सरकार चलाए और महाविकास आघाड़ी को हटाए, तो अब मजबूरी थी कि अब उनके साथ ही जाना है। तो लगभग कल जो है जिस तरह से 288 सीटें हैं, कल जो है कांग्रेस पार्टी के जो है टॉप लीडर की बैठक हुई, और जैसे कहा जाता है ना छाछ का दूध का जला और छाछ फूक के पीता है। तो इस बार जो है राहुल गांधी अपने हाथ में कमान ले लिए हैं। तो उस हिसाब से सारे उद्धव ठाकरे, अध्यक्छ मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, मतलब सभी लोगों ने एक स्मूथली बैठक की। आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें यह कहा गया कि 164 सीटों पे हमारी बातचीत हो गई है, अब बाकी सीटों पे जो है कल बातचीत होगी। तो इस तरह से ये चल रहा है। उसी हिसाब से जो है बहुत पहले से ये प्रोसेस चल रहा था कि राज ठाकरे जो है क्या कहते हैं कि महायुति को जो है अपना योगदान देंगे और गठबंधन में रहेंगे। लेकिन वो जितनी सीटों की मांग कर रहे थे वो उन सीटों को अमित शाह या अमित शाह ही देख रहे हैं, चूंकि महाराष्ट्र को। तो उस हिसाब से वो कहें तो अभी जो है गणेश चतुर्थी के बाद वो गए हुए थे। गणेश चतुर्थी में तो एक सिंबॉलिक मैसेज था और लाल बाग के राजा के यहाँ भी गए थे, तो वो सारी चीजें सेट करके आए थे। लेकिन बात लगता है नहीं बनी। अब उसी का नतीजा है कि जो आप ओपनिंग कर रहे थे कि अब जो है बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसी हिसाब से वो रणनीति बना के आगे बढ़ा। बिल्कुल। और आपने अमित शाह की बात की, और अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को पूरी कमान दी हुई है वहां पे, और अमित शाह उसके सुपरविजन में हैं और देवेंद्र फडणवीस वहां पे पूरा का पूरा कमान संभाले हुए हैं। इसके साथ साथ बात अमीन जी ये भी कही जा रही है कि बीजेपी जो है वहां पे आत्मनिर्भर बनने का सपना भी देख रही है, क्योंकि अभी महायुति में बीजेपी है, अजीत पवार के जो एनसीपी गुट हैं, इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी जो है वो बैसाखी के सहारे ही चल रही है। लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी अपने आत्मनिर्भर बनने का भी सपना देख रही है। हाँ, ये चीज तो पहले से चल रहा था। जब आप अगर इस महाराष्ट्र की राजनीति को 2019
19 और 2014 को देखेंगे तो वहां पर भी जो उसकी एक कसक थी या छटपटाहट कर लीजिए, वो छटपटाहट तो थी कि वो जो है शिवसेना से बड़ी बन के रहे और बड़ा प्रदर्शन करे, जिसका नतीजा 2019 में देखने को मिला था। लेकिन जो है बीच में जो है संबंध टूटे और शिवसेना अलग हो गई। अब जो पोजीशन हो रही है वो ये है कि 110 सीट, ये अनुमान है, ये 110 सीटों पे जो है क्या कहते हैं कि कांग्रेस लड़ेगी और इतने ही लगभग सीटों पे जो है क्या कहते हैं कि या 105 या इतने ही सीटों पे शिवसेना लड़ेगी और 70 सीट या 65 सीट या 72 सीट या 75 सीटों पर जो है एनसीपी लड़ेगी। उसी हिसाब से बीजेपी जो है बीजेपी भी समझौता उसी हिसाब से कर रही है महायुति में कि एक नाथ शिंदे को 70 सीट दे दिया जाए या एनसीपी को 30 से 40 सीटें दे दी जाए, जहां उसका मराठवाड़ा में या बासमती का जो बारामती का जो इलाका है उनमें रहें और बाकी जो बची हुई सीटें हैं 150 से ऊपर का अनुमान है कि इतनी सीटों पे जो है क्या कहते हैं कि वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी देखना है। लेकिन जो दिलचस्प जो ट्विस्ट आप बता रहे हैं वो भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर राज ठाकरे जो है जिन मुद्दों को लेके और जितनी भी सीटें पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर वो हर एक विधानसभा में अगर जो है 5000 सीटें 5000 वोट लाते हैं, 2000 वोट लाते हैं, तो वो जो है बहुत ही खतरनाक होगा। और इसका पोजीशन CSDS और आपने भी देखा होगा, जनता ने भी देखा होगा कि जो हरियाणा में जीती हुई बाजी कैसे हार गई। 20 ऐसी सीटों पे जहां पे निर्दलीय थे, आम आदमी पार्टी थी और जो है और भी छोटे इनलो था, ये जजपा थी, इन सब ने 2000-3000 वोट लेके आए और इसका नतीजा ये हो कि बीजेपी कहीं 34 वोटों से जीती है, कहीं 600 वोटों से जीती है, कहीं 500 वोटों से जीती है और कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो हो सकता हो कि अगर राज ठाकरे ये सोच रहे हो या उनको विवाद या उनको जो दुख हुआ है, अगर उस हिसाब से अगर हरियाणा के हिसाब से अगर वो 3000, 2000, 4000 इस तरह से लाते हैं तो वहां पर भी भारी नुकसान हो सकता है, ये अनुमान है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है। एक आखिरी सवाल अमीन जी मैं आपसे ये लेना चाहूंगा, ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने जैसा कि जिक्र किया कि महाराष्ट्र में देखिए अमित शाह तो पूरे इलेक्शन को देखते हैं, ठीक है, उनके सुपरवाइजर में एक तरीके से उनको इसलिए चाणक्य कहती है बीजेपी, तो लेकिन वहां पे जो जिम्मेदारी दी हुई है वो देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने दी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को पुश कर रही है, क्योंकि वहां पे बीजेपी के पास सीएम फेस को लेकर के भी चर्चा तेज है, क्योंकि शिंदे, मुझे नहीं लगता कि शिंदे उतने ज्यादा प्रभावी साबित हुए हैं। जो कुछ भी वहां पे हुआ, जिस तरीके से दो फाड़ हुए उसके बाद से जो भी कहानी चल रही है, तो वहां पे शिंदे कुछ ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। और हो सकता है कि बीजेपी भी इसके पीछे शामिल रही हो, क्योंकि बीजेपी को अपना फेस उतारना है, तो इसमें बीजेपी का भी फायदा हो सकता है। अगर शिंदे का ज्यादा प्रभावी ना होना बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में फायदेमंद साबित हो सकता है और इधर बीजेपी जो है अपने फेस को पुश कर सकती है। तो क्या फडणवीस को बीजेपी के सीएम के फेस पर पुश करना चाहती है, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा वहां का कमान संभालने को दिया हुआ है? हाँ, नहीं, वो चीज़ तो सही है। पहले से सबको मालूम है कि उनका आरएसएस से संबंध नागपुर से अच्छे हैं। दूसरी चीज, नितिन गडकरी के बाद जो है पहली बार नितिन गडकरी को जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो मतलब हर पार्टी का जो एक बड़ा बोर्ड है जिसमें जो है 9 से 10 लोग रखे जाते हैं, उनमें जो है नितिन गडकरी को हटा के अगर देवेंद्र फडणवीस को रखा गया है तो कुछ तो इंपॉर्टेंट है। एक दूसरी चीज, जो चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर शिंदे कमजोर होते हैं तो मुख्यमंत्री का पद का दावेदार जो है, सिंपल सी बात है कि बीजेपी का होगा और बीजेपी का चेहरा। आप ये भी जानते हैं कि जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे तो अंदर खाने सूत्रों के हवाले से मीडिया में ये खबर चलने लगी थी कि नाराज हैं, उप मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहे, एक कप्तान बन के वो आदमी जो है दरोगा बन जाए। ये तो अजीब सा है। लेकिन फिर भी बीजेपी को ये कहा जाता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें जो है अनुशासन है, अनुशासन का ही है कि कहीं ये बात बयान के तौर पर जो है देवेंद्र फडणवीस ने नहीं दिया कि मैं दुखी हूं या ये। और एक चीज और भी जो बात सामने आई थी कि देवेंद्र फडणवीस जो है दिल्ली भी आए थे और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री से अपने परिवार और उनकी एक बेटी है
उनसे मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री से मिले थे, तो उस वक्त से ये भी चर्चा है कि वो अध्यक्ष भी बन सकते हैं। लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी लग रहा है, क्योंकि कल 15 तारीख को अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन और सारी प्रक्रियाओं को लेकर जो है सारा ब्यौरा तय हो गया है और जनवरी तक जो है अध्यक्ष भी मिल जाएगा। ये सारी प्रोसेस की प्रक्रिया है, तो नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा। लेकिन वो अब अध्यक्ष नहीं बने, क्योंकि आरएसएस और अमित शाह और मोदी में जो है एक बीच में खींचतान चल रही है, जिसका नतीजा अब देखना है कि होता क्या है। लेकिन फिर भी जो है महाराष्ट्र में अगर बीजेपी ज्यादा सीटें लेके आती है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि शिंदे का पत्ता कट जाएगा। बिल्कुल, अगर ज़्यादा सीट लेकर के आती है तो शिंदे का पत्ता कटेगा। और इसके साथ साथ जैसा कि हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे जिस विषय पे, और वो विषय ये था कि अब जो है बीजेपी को रोकने के लिए एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई आ गए हैं। भले ही वो सामने सार्वजनिक तौर पर उन्होंने हाथ ना मिलाया हुआ हो, लेकिन अंदर खाने जो है एक दूसरे को ही फायदा पहुंचाने वाले हैं और इसका नुकसान बीजेपी को होने वाला है। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, और तारीख के ऐलान होने के बाद से ही क्या, पहले से ही वहाँ पे राजनीति काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल ही अलग है और शक्ति प्रदर्शन का भी एक मौका है पार्टियों के साथ। जो कुछ भी महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है पिछले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में, वो सब कुछ को देखते हुए पार्टियां वहां पे अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी, दिखाएंगी। तो देखते हैं क्या होता है महाराष्ट्र में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।